इतनी बड़ी निधि है, इतना बड़ा ट्रेजर है जिससे हम सभी अनजान हैं। 1583 में इस कागज को लिखा गया। इसे बही कहते हैं। आपको अपने परदादा का नाम नहीं याद होगा। कई पीढ़ियों का इतिहास लिखा हुआ है। एक तो ये परंपरा है क्या बही? परंपरा जो बनाई गई है भगवान राम के समय की, हम उस परंपरा को अभी तक निभा रहे हैं। भगवान राम का इससे क्या कनेक्शन? प्रायश्चित किया उन्होंने। इंडेक्सिंग कैसे करते हैं आप? कोई 50 साल बाद आए कहने लगे ये नाम तो गलत लिखा हुआ है जी, चाहे वो 1 करोड़ भी दे देगा, हमें 10 करोड़ भी दे देगा, हम नहीं करेंगे उससे, तो हम एडिट नहीं कर सकते, उसको मना कर देंगे। ये जो कागज है ये क्या मतलब, ये कुछ अलग कागज है? मद्रास से आता है इसमें। ये खुद ही बनाते? मोटा लोहे का सुआ बनाते हैं जी, और अपने आप करते हैं। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है जी, तो फोटो स्टेट करा लेना या कंप्यूटर पे फाइल बनवा लेना क्यों नहीं? जिसको कोर्ट मानता है वो संस्थाएं पुरोहितों के विरुद्ध बात करती है। पुरोहित तो लूट लेंगे जी आपको। नमस्कार, धर्म, कर्तव्य, परंपरा और मर्यादा के एक साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार आने के पीछे जो मकसद है वो है इतिहास को जानना। हिंदू धर्म कहा जाता है सनातन है और अगर कुछ रिकॉर्ड्स के अनुसार चले तो 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ पे कई युग हुए और यहाँ पे श्रुति और स्मृति की परंपरा सदियों से स्थापित है। श्रुति और स्मृति का मतलब यानी जो भी ज्ञान यहाँ ऋषियों द्वारा या विद्वानों द्वारा बनाया गया या क्रिएट किया गया वो अगली पीढ़ी को याद करके या किसी भी और तरीके से श्रवण करके आगे पहुंचाई जाती है। लेकिन जब से लेखनी का आविष्कार हुआ उसके बाद से एक ऐसी परंपरा हिंदू धर्म में स्थापित है जो आपको चकित कर सकती है। और चकित करने के लिए मेरे आसपास ये जो चीजें हैं इनका कितना महत्व है मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताऊंगा। बीते दिनों हरिद्वार के हर की पैड़ी पर जब हमने कुमार विश्वास जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि हरिद्वार के पुरोहित समाज का मूल्यांकन होना अभी बाकी है। जितने बच्चे इसको कार्यक्रम को सुने उन युवाओं से मेरा अनुरोध है कि वे एक बार हर की पैड़ी आए। उन्हें जान के आश्चर्य होगा कि उनके परदादा के पदचिन्ह उन्हें यहाँ मिलेंगे। पूरे यूरोप में फैमिली ट्री को लेके बड़ा ऑब्सेशन है। लोग पूरी दुनिया घूम आते हैं कि मेरे दादा के दादा कहाँ थे और वो क्या करते थे। लोग चेकोस्लोवाकिया चला जाते हैं अमेरिका से ढूंढने के लिए और यहाँ से चेक से निकले थे। यहाँ आइए, आपको आपके गांव का पंडित ढूंढ के बता देगा कि 1872 में आपके परदादा के परदादा आए थे, उनका नाम ये था, पत्नी का नाम ये है, पुत्र का नाम ये है। ये बिना कंप्यूटर के इतना बड़ा डेटा प्रोसेसिंग करना विश्व की किसी संस्कृति में। पुरोहित समाज का तो अभी ठीक से मूल्यांकन ही नहीं हो पाया है कि उन्होंने सनातन धर्म के 150 करोड़ लोगों के बारे में कितना बड़ा एहसान किया है। मैं जाता हूं दुनिया के, मैं देश भर के तीर्थों में जाता हूं, वहां बड़ी कृपा है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में गति है, सारे मंदिर के और प्रबंधक तंत्र सब आ जाते हैं और उसके बाद मेरे गांव का पंडित ढूंढ के लाया जाता है और मैं धीमे से पलट के देखता हूँ और मुझे इतना प्रसन्नता होती है कि 80 वर्ष पहले मेरा परबाबा आया था, मेरा बाबा यहाँ आया था, उनके नाम लिखा, वो तो लिखना नहीं जानते थे लेकिन लिखा हुआ है पंडित रूपराम शर्मा, पुत्र श्री डूंगरदत्त शर्मा। तो इतनी प्रसन्नता होती है, मैं उस पर हाथ फिरा के देखता हूँ। मैं इतिहास को अपनी इन पोरुओं के नीचे धड़कता हुआ अनुभव करता हूँ। तो सारे युवा जितने हैं देश भर के, उनको एक बार हर की पैड़ी आकर अपने अपने पंडितों से मिलके, पुरोहितों से मिलके अपनी वंशबेली का जानकारी लेनी चाहिए। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि इन कागजों में, इन बही में, इसे बही कहते हैं, जो इतिहास दर्ज है वो कई परिवारों का है। और मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि आप में से देखने वाले जितने भी मेरे दर्शक हैं, आपको अपने परदादा का नाम नहीं याद होगा, या अगर याद भी होगा तो उसके एक पीढ़ी पहले के आपके जो वंशज थे उनका नाम याद करना आज भी असंभव है। कई के तो फोटो नहीं है। इवन ऐसा कई बार होता है कि हम अपने माँ बाप की जन्म तिथि और जन्म समय से भी अवगत नहीं होते हैं। तो आज हम हरिद्वार में एक ऐसी जगह आए हैं जहां कम से कम 50 से 100 परिवारों की बही रखी है। और बही का मतलब समझिएगा, इन बहियों में हाथ से इन कागजों पर कई पीढ़ियों का इतिहास लिखा हुआ है। कई पीढ़ियों का यानी कम से कम 300 साल पुराना, 500 साल पुराना इतिहास यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे साथ पंडित
अवीक्षित रमन जी हैं, जिनका परिवार इस सेवा यानी इस पुरोहित सेवा में बहुत सालों से संलग्न है। हरिद्वार में वैसे करीब 2500 पुरोहित परिवार है जो कम से कम आज से हजारों साल पहले से इस परंपरा की रक्षा कर रहे हैं। तो पंडित जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, एक तो ये परंपरा है क्या बही की? बही परंपरा तो ये बोलते हैं कि परिवारों का रिकॉर्ड बोला जाता है इसको जी। और बही के लिए जो परंपरा जो बनाई गई है भगवान राम के समय की है। अच्छा। त्रेता युग में भगवान राम जब यहाँ पर आए सभी तीर्थों पे, उन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए उनका पिंडदान तर्पण वगैरह किया है, और उस समय से हमें उसी ये परंपरा उसी समय से उन्होंने उनके द्वारा प्रतिपादित है, और भगवान राम के द्वारा ही हम स्थापित है जितने भी सभी तीर्थों पे सब पुरोहित समाज है। और ये परंपरा तब से निरंतर चलती आई है। अच्छा। उस समय में तो भोजपत्र चलते थे और मोरपंखी और ये से अनार की कलम से लिखा जाता था। अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कागज आया, फिर कागज फिर हम लकड़ी वाले कलम पे लिखते चले आए, होल्डर भी आई, जैसे भी इम्प्रूव हुआ जो परंपरा जी, फिर हम उस पर होल्डर पे आए, फिर पेन आ गया इंक वाला। तो हम उस परंपरा को अभी तक निभा रहे हैं, हमारी पीढ़ी भी, हमारे बच्चे जो हैं, हम सब पढ़ भी रहे हैं, आज के उसमें युग में आ भी रहे हैं, लेकिन इस परंपरा को हम निरंतर बनाए हुए हैं। और जो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग जातियों के जितने लोग होते हैं, उनके उस गांव है, शहर है, वहाँ के उनके अपने परिवारों के हम उनको देखते हैं। अच्छा। और अलग अलग गांव के, जिले के हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, प्रांत हैं, अलग अलग जातियां हैं, उन जातियों में उपजातियां हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग पुरोहित हैं। और इस हरिद्वार तीर्थ पे ही हमारे यहाँ 2500 पुरोहितों का पुराना इतिहास रहा है, जो आज भी बना हुआ है। उनको हम संजोए हुए हैं, अपने पूर्वजों की जो भैया हैं। हम इस इतिहास पे तो आएंगे और ये भी समझेंगे कि परिवारों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इससे पहले भगवान राम का इससे क्या कनेक्शन? भगवान राम तो ये परंपरा को प्रतिपादित करने वाले ही हैं। कैसे? उन्होंने अपने पूर्वजों का नाम लिखवाया है वहियों में, अपनी पीढ़ियों के। उस समय जब भगवान राम त्रेता में हुए, हाँ जी, तो क्या रावण के नाश के बाद या उसके वध उनकी जो उनका वध हुआ, जो रावण का वध हुआ, उसके बाद उन्होंने आके यहाँ पर सभी जगह पर अपना जो है, जो अपने पूर्वजों के साथ साथ में जो है अपना जो ये कहते हैं कि उसका प्रायश्चित किया उन्होंने जी, हर तीर्थ पे जाके। अच्छा। हाँ, और अपने पूर्वजों के लिए जो उनकी पिंडदान तर्पण वगैरह किया भगवान राम ने, और फिर अपने पूर्वजों के नाम यहाँ पर अपने पुरोहित यहाँ पर स्थापित करके उनको लिखवाए गए हैं नाम भोजपत्रों पे उस समय। अच्छा, भगवान राम ने इतिहास को दर्ज करने के लिए ये परंपरा बनाई। जी, उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित है। तो यानी एक तरह से परंपरा बहुत पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी है। हजारों वर्ष। जी। अब आप ये कह रहे हैं कि हरिद्वार में 2500 परिवार है जो इस परंपरा को चला रहे हैं। जी। तो कौन लोग हैं जो इनके पास आते हैं और कहाँ से आते हैं? प्रांत हैं, जैसे पंजाब वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, हरियाणा वाले हैं, सिंध प्रांत, पाकिस्तान तक के हमारे लोग आते हैं। अच्छा। सिंध के अलग पुरोहित हैं, पंजाब के अलग पुरोहित हैं, फिर राजस्थान के भी कई सारे पुरोहित होते हैं, अलग अलग मध्य प्रदेश के हैं, फिर यूपी के हैं, सब अलग अलग क्षेत्रों के, अलग प्रदेशों के हैं, साउथ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, अलग अलग प्रदेश के सभी देखते हैं अधिकतर। तो ये तो नॉलेज ट्रांसफर हुआ कि एक परिवार ने बताया कि भाई अवीक्षित रमन जी हरिद्वार में हमारी परंपरा की बही रखते हैं। जी। इस परिवार अपने परिवार में जाके बताता है कि हम वहाँ फला पुरोहित हैं, हम उनके पास गए थे, हमारा उनके पास में हमारा नाम अंकित है, हमारे पूर्वजों का नाम। कई बार ये होता है कि जो बच्चे आते हैं तो वो अपने पूर्वजों के नाम जानने के लिए बड़े जिज्ञासु होते हैं कि भाई हमारे 10 पीढ़ी का नाम क्या है, 8 पीढ़ी का नाम क्या है, तो इसी के माध्यम से देखते हैं। तो अब ये बच्चा अगर हरिद्वार आता है, या मैं आऊँ, मैं गोरखपुर का हूँ, ठीक है, मेरे दादाजी का नाम नानक सहाय है मान लीजिए, और मैं अगर ढूंढने आऊँ तो मैं इस हरिद्वार में कैसे ढूंढूंगा? हरिद्वार में अलग अलग जो क्षेत्रों के अलग पुरोहित हैं सब। यहाँ पर अच्छा। आपके भी पुरोहित हैं। अच्छा। गोरखपुर के भी पुरोहित हैं, यहाँ पर बिहार के भी हैं, उस साइड के, मतलब पूर्व के, बिहार के, अलग अलग प्रांतों के सबके पुरोहित हैं यहाँ पर। तो ये जो पुरोहित, एक बार आप आएंगे तो सब जैसे मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगा कि आपके पुरोहित फला ये देखते हैं। तो अगर उनके पास नहीं होगा तो जो उनके साथ में देखने वाले होंगे तो वो बता देंगे फला के यहाँ पास में होता है। राजस्थान का मैं देखता हूँ मैक्सिमम, तो राजस्थान का मेरे पास में है तो मुझे बताएंगे कि राजस्थान के नागौर के हैं, जो जोधपुर के हैं, तो ये पुरोहित ये महेश्वरी देखते हैं, ब्राह्मण देखते हैं। वो एक स्पेशल वो होता है उनके पास कि भाई हाँ इनके ये है, ये जातियाँ हैं, ये जिले हैं, ये प्रमुख रूप से हमारा वो नाम आता है उनका। अच्छा जी। तो आपके परिवार के पास मूलतः राजस्थान के लोग हैं? मूलतः ज्यादा। मूलतः
और ये कितने समय से आपके परिवार के पास? इसमें मेरे पास जो रिकॉर्ड है मैक्सिमम जो कागज की वो है, कागज का तो प्रचलन क्या काफी टाइम पहले आया जी, तो लेकिन उससे पहले भी जो था, उसके बाद मेरे पास 500 साल तक का रिकॉर्ड इसमें है। इसमें भी 500 साल के लगभग। 500 साल जी। और उसके पहले का? फिर उसके पहले तो फिर खत्म, वो रिकॉर्ड भोजपत्रों में रहा होगा, खत्म हो गया होगा उस हिसाब से। अच्छा, नहीं वो क्योंकि हमारे हरिद्वार में उस समय पहले तो ये सब बांध तो बने हैं, पहले बाढ़ बहुत आती थी। अच्छा, तो बाढ़ आती तो कई बार ये कि सब बह जाया करता था। जी जी जी। और 100 साल से 125 साल पहले तो हम ज्वालापुर अपने क्षेत्र में रहते थे, जैसे कनखल में ज्वालापुर में रहते हैं पुरोहित परिवार जी। तो वहीं पर अपनी ले जाते थे, वहीं पर लोग आते थे, वहीं पर हमारे जो घर के पास जो प्लॉट होते थे या जिनको पंचायत घर है, मंदिर है, उनके जो आंगन वांगन होते थे वहीं ठहरते थे, वहीं खाना बनाते थे और उनकी व्यवस्था हम ही करते थे। अच्छा। जो यजमान होते थे। अच्छा। 100-125 साल पहले। ये 125 साल के बाद ही यहाँ पर हरिद्वार के जो यहाँ पर धर्मशाला आश्रम वगैरह बने हैं। तो रिकॉर्ड तो हमें वहीं पर ले जाते थे, अपने घर पे रखते थे। बाद में जब यहाँ पर ये आश्रम धर्मशाला बनी और अपने जगह बनी तो लोगों ने अपने यहाँ ला के रख दिया रिकॉर्ड। नहीं तो पहले सुबह एक गाड़ी आती थी, कभी बताते थे, गाड़ी से पहले ये होता था कि 1856 से पहले फिर वो घोड़ा गाड़ी और ये बैलगाड़ी से आते थे। अच्छा। पूरे ग्रुप में आते थे सब पूरा। तो ये इस स्वरूप में कब आई, मतलब क्योंकि हो सकता है इसका स्वरूप पहले ऐसा ना रहा हो? पहले तो ये बताते हैं कि ये पहले हमारे पास चौपते होते थे, चौपता बोलते थे। पहले वो ऐसे बंद होते थे एक बार। जी जी। जैसे आपने देखा होगा कि हिसाब किताब करने वालों के यहाँ क्या होते पहले वैसे ही होते थे पहले। जी जी। तो वैसे लिखे जाते थे। फिर जब ज्यादा लोग आने लगे तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने उसको पेज को लंबा कर दिया। और फिर उसकी बाइंडिंग की गई बही को। तो आज ये पेज, मतलब ये जितना लंबा पेज है, हाँ, मतलब ये करीब आधा मीटर शायद। हाँ जी जी जी। आधे मीटर के बराबर ये पेज है। जी जी। अच्छा, तो ये तब किया जब ज्यादा लोग आने लगे? जब ज्यादा लोग आने लगे फिर। अच्छा। क्योंकि साल के हिसाब से लिखते हैं ना, जैसे आ रहा है उस हिसाब से चलने लगे। हमारे जो पुरोहित परिवारों के जो पूर्वज थे, उन्होंने जो है कि तीर्थों का जो एक तरह के कहिए कि उसका प्रचार प्रसार करने के लिए या अपनी जैसे रोजी रोटी चलाने के लिए वो उन क्षेत्रों में गए, उन जैसे उन प्रदेशों में, उन जिलों में। अच्छा, पुरोहित भी जाते थे? हाँ, हमारे पुराने जितने पूर्वज हैं सब उनके देश में जाते थे। देश परदेश बोलते थे हम। जी जी। तो परदेश जाते थे वो। अच्छा। परदेश करते थे, उनको भी कहते थे घर से परदेश करने गए हैं। तो परदेश का मतलब ये कि हम दूसरे प्रदेश में गए हैं और अपने यजमानों को ये करने के लिए, हरिद्वार का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये हरिद्वार आओ और हम आपके परिवार की तरह उनको अपने घर में रखेंगे और आपको कोई नहीं होगा, आप वहाँ तीर्थ पे आओ, स्नान करो, आपको ये पुण्य मिलेगा। इससे ये प्रचार प्रसार हमारे पुरोहितों के अलावा भी पुरोहित समाज ने भी धर्म का और स्थानों का प्रचार ऐसे किया। जी जी। पुरोहित परिवारों को तो जो है धर्म के प्रचार में और ये आजादी के उसमें, हरिद्वार तीर्थ पे जो है जी, आपको पता ही होगा, इतिहास में अंकित भी है कि पुरोहितों की इसमें भूमिका रही है। हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानी बने हमारे पुरोहित परिवार। अच्छा। कई परिवार ऐसे हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने और उसमें भाग लिया उसमें। इससे पहले भी मुगलों के टाइम में, औरंगजेब के टाइम से भी हमारे पुरोहित परिवार की भूमिका रही है। उसको औरंगजेब से भी हमारा पुरोहित परिवारों ने इस परंपरा को कैसे संरक्षित किया? संरक्षित तो ये है कि हमने बहियां अपनी बना रखी, यजमान आए उनको उनकी सेवा करी है, उनको अपने परिवार घर में रखा, अपने जिनके बच्चे आए तो बच्चों की तरह रखा, उनके परिवार के कोई बहन बेटी आई तो बहन बेटी की तरफ रखा। बिल्कुल उसी तरह जो परंपरा जैसे घर परिवार की होती है, हमारे आज भी संबंध कई हमारे यजमानों के घर परिवार जैसे बने हुए हैं। वो भी मानते हैं कि हाँ ये हमारे पंडित जी हैं वहाँ पर। आज तो इतना जमाना आधुनिक आ गया कि एटीएम पेटीएम ये सब गूगल पे ये सब हो गया। उस समय उस काल में तो जब लोग घर से पैसे लेकर चलते थे तो बीच में जो लुटेरे होते थे तो उनके पैसे छीन लिया करते थे पहले, बीच में जंगलों में, बीच में रास्तों में। तो उसमें जो है जब हरिद्वार आए कि पंडित जी हमारे तो सब कुछ लूट गया, हमारा कुछ हो गया, तो हम ये कहते हैं आप पूजा करो, पाठ करो, आप भोजन करो, आप कोई करो, जो हम फिर करके उनको सहायता करके उनको यहाँ से भेजते थे। उनको बाद में ट्रेन आई, जैसे ट्रेन में भी ऐसे हुआ कि जब ट्रेन में उनका सामान वामान कोई चोरी हो जाता था, फिर यहाँ उनको कराते थे, उनको उसी तरह उनकी व्यवस्था करते थे खाने पीने की, उनके लिए टिकट की व्यवस्था करते थे। आज भी यही परंपरा है कि जैसे कोई यजमान आया तो यजमान को क्या चाहिए कि पुरोहित का व्यवहार चाहिए ना। बिल्कुल। तो अब ये बैठे थे भी आपके सामने, ये यजमान बैठे थे। ये राजस्थान से आए जी, जोधपुर राजस्थान से थे।
बस ये कह रही कि भाई आप घर आओ, हमारे राजस्थान आओ। तो एक हमारा पारिवारिक लगाव रहता है हमारा। पर ये आप बड़ी नई जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि हम आज यजमान की परिभाषा ये है कि यजमान खर्चा वहन करता है, कथा करवाता है, तमाम चीजें। आप कह रहे हैं कि आप यजमान को अपने खर्चे पर पुरोहित समाज अपने घर रखता था, उसका परिवार की तरह सेवा करता था और उसके लिए ये बही वाला कार्य भी करता था। ठीक है, उसके बदले उसे कई बार नहीं सोना चांदी भी मिलता था उस समय। ऐसा नहीं, लेकिन अगर कोई खाली हाथ आया, लेकिन कोई खाली हाथ आया, यानी कि उसको हमने लौटा दिया है या उसको कुछ हमने उसकी वो नहीं करी, हमने उसको घर के जैसे रखा उसको और उसी तरह उसकी सेवा करवा करके उसको भेजा। फिर वो अपने हिसाब से जब कभी कभी आया तो वो अपने हिसाब से उसने सेवा किया। ये बात बहुत गौर करने वाली है, क्योंकि हम भी जब बड़े हो रहे थे तो हमें ये बताया जाता था कि आप जब धार्मिक स्थान जाते हैं तो पंडा लूट लेते हैं। ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी है, लेकिन आज ये जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जो पुरोहित और पंडा समाज है वो एक समय में यजमान को अपने घर बिना किसी लोभ मोह के भी रखता था, क्योंकि उसे इस परंपरा का संरक्षण करना था। अब ये जो परंपरा है संरक्षण की पे आते हैं, एक तो वर्गीकरण यानी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं आप? हमारा एक तो जैसे पहले तो स्टार्टिंग कहाँ होगी कि हम जैसे यहाँ लिखते हैं कौन से शहर में रह रहा है, जैसे पाली राजस्थान है, ये तो हो गया, ये हम इंडेक्स बनाते हैं उसके। तो पहले इंडेक्स में तो क्या ये पाली की है, ये जोधपुर की है, ये कहीं ऐसे इंडेक्स? नागौर भी हैं, अलग इंडेक्स बने हुए हैं हमारे पास अलग। हाँ, ये तो बही है। अब ये जो बही है मैं ये मानूं कि ये जोधपुर के फला शहर की है या नहीं? हाँ, नहीं इसमें जोधपुर के भी रहते हैं, रहने वाले जोधपुर के भी होते हैं। नहीं तो ये कई शहरों का मिश्रण? हाँ, कई शहरों का मिश्रण। तो फिर कैसे इंडेक्सिंग हो रही है? इंडेक्सिंग तो हम इसमें जैसे आपकी जो है ना शहर है, गांव है, तो उसको हम इंडेक्स बनाते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो भी जातियां हैं अलग अलग सभी जाति की, जैसे ब्राह्मणों का है तो ब्राह्मणों का सूची पत्र इंडेक्स अलग होता है। हाँ। माहेश्वरी है, माहेश्वरी का इंडेक्स होता है। फिर माथुर है, माथुर का इंडेक्स अलग होता है। सबका इंडेक्स अलग अलग बना हुआ है और वो बनता इसीलिए है जैसे शहर है, फिर जातियां हैं, कौन से पेज नंबर पे है, कौन से इसकी जैसे पेज नंबर डले हुए हैं जी, तो ये पेज नंबर होगा उस इंडेक्स पे। अभी मैं दिखाऊं आपको। नहीं तो अब मैं फिर से क्लैरिटी चाहूंगा, क्योंकि दर्शक को भी ये समझना जरूरी है। तो ये क्या माहेश्वरी समाज की है? हाँ, जो महेश्वरी की लिखी हुई है महेश्वरी समाज की है। अच्छा, और ये ब्राह्मण समाज के चतुर्वेदी जी की है, मान लेते हैं हम। हाँ, अलग अलग समाज की है। तो आप ये कह रहे हैं कि हर ये जो बही बनती है वो धर्म जाति के अनुसार बनती है? हाँ जी, जाति के अनुसार बनती है। अच्छा, पहली चीज। अब उस जाति के अनुसार माहेश्वरी समाज अगर राजस्थान के कई शहरों में रह रहा है तो वो इसमें, चाहे वो पाली में हो, चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो नागौर में हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, वो इसमें हो। जी, अलग ऐसे ही हुआ। अच्छा, तो इस तरह से आपके पास 50 परिवारों का 50 बहियां हैं हमारे पास। 50 बही, जातियां बहुत हैं उसमें, करीब लाखों परिवार होंगे। 50 तो बहियां हैं जी, और उसमें लाखों परिवार होंगे हमारे पास। तो एक चीज क्लैरिटी के लिए कि ये जो बही है ये जाति के अनुसार बनती है और ये पहली इंडेक्सिंग है। अब इसके नीचे आई, अब जाति में उपजातियां होती हैं। जी, जैसे अभी माथुर में बता रहा था आपको जी कि जैसे कायस्थ माथुर है जी, तो माथुर में झामरिया है। अच्छा, ये उसकी सब कास्ट हो गई। अच्छा, फिर बाद में इसके बाद इनका सरनेम आया, फिर अभावत। अच्छा, तो ये अभावत आ गया। तो 3 तो यहीं पर हो गए आपको, ये कायस्थ माथुर हो गए, फिर झामरिया हो गए, अभावत। ये इसका हेडिंग है हमारा। तो जैसे मैं भी कायस्थ हूँ तो मैं अगर कायस्थ श्रीवास्तव काश्यप ग्रोथ जो भी आपका वो जो होगा, जो कई बार सक्सेना वगैरह अलग अलग होते हैं ना, उसके अंदर भी उनकी वर्मा होते हैं, तमाम सिन्हा होते हैं, तो ये यहाँ लिखा जाएगा। अब ये तो पहली लाइन हो गई। इसके बाद इसमें क्या क्या जानकारियां लिखते हैं आप? इसमें फिर उसके बाद ये जैसे हम कहाँ रह रहा है, पहले कहाँ से आए, पहले पुराने कहाँ से थे आप? क्यों लगा जी नागौर के हम जी। अब कहाँ रह रहे हैं कि जयपुर में। जैसे अब सर्विस क्लास है, कोई बिजनेस क्लास है, तो अपने हिसाब से चला गया कहीं। फिर उसका मोहल्ला लिखते थे उस समय, कहाँ रह रहा है, नया उसका एड्रेस लिखते हैं। फिर उसके बाद में उसकी डिटेल होती है लिखतम करके, जिसका कौन आने वाला कौन है, पहले स्टार्टिंग आने वाला जैसे कोई होगा उसका नाम आ गया, उसके बाद उसके भाई आ गए, फिर बहन हो गई, उसके बाद उसके पिताजी हो गए, फिर दादाजी, फिर परदादाजी। ऐसे 3 से 4 पीढ़ी हम लिखते हैं आने वाले के लिए। अच्छा, पहले पैराग्राफ में इतनी जानकारी दी जाती है। हाँ, उसके बाद फिर उनके बच्चे, यानी कि जो आया है, जैसे कल्याण नारायण जी आए हैं, तो इनके बच्चे, ये बच्चे की डिटेल दे दी। ठीक है। उसके बाद फिर वो उन दूसरे भाई के बच्चे हैं, फिर इसके बाद फिर उनके पिताजी के, फिर भाई कितने भाई हैं, लास्ट उनके भाइयों की पूरी हो जाएगी। फिर उनके दूसरा परिवार आएगा, उनके पिताजी की, जैसे चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, तो उनके परिवार हो गए, उनके बच्चे, उनकी डिटेल आएगी। फिर
फिर उसके बाद लास्ट में जब डिटेल पूरी हो जाती है परिवार की, तो फिर कैसे आया, आने का प्रयोजन क्या है आपका, कोई घूमने आया, यात्रा करने आया है, बिजनेस करने के लिए आया कई बार, या वैसे किसी परिवार की, किसी नाना के भी अभी ये बैठे थे अपने मामा जी के फूल आए उनके जी, तो वो उनके साथ में आए उनके, तो उनके साथ में लिखवा रहे कि कौन आया, प्रयोजन क्या है, किस लिए शहर में आए। जी जी। तो ऐसा होता है कि जब भी कोई हरिद्वार आता है वो आपके पास आके कुछ डिटेल लिखवा जाता है। जी जी, कोई बार जैसे अभी छोटी डिटेल लिखाई, ये आए जी और उन्होंने कहा भाई मामा जी की फूल लेकर आए, लेकिन मुझे उसका डिटेल लिखनी पड़ेगी इसलिए कि उसका परिवार का नाम और किसका पोता है, किसका लड़का है, ये हमें लिखनी पड़ती है। फिर वो कैसे आया, उसके साथ कौन आया, बस इतना लिखना पड़ता है उसका। जो कई बार यात्रा करने आते हैं उनको भी शॉर्ट डिटेल होती है, लेकिन जो अस्थियां लेके आते हैं कुछ साल बाद आते हैं तो उनकी पूरी डिटेल लिखते हैं। तो एक तो वंशावली हो गई जी, रिश्तेदारियां हो गई जी, और किस प्रयोजन से आदमी शहर आया। एक स्पष्टता और दे दूं कि जब भी आप किसी तीर्थ धाम की यात्रा करते हैं, और ये जो बही या पोथी की परंपरा है ये हरिद्वार, मथुरा, पुरी, द्वारका, प्रयागराज और काशी इन शहरों में मूलतः रही है। तो वहां जब भी कोई परिवार यात्रा करने जाता था, जैसे अगर हरिद्वार में 2500 परिवार हैं, तो इसी तरह इन शहरों में भी बही लिखने वाले पुरोहित परिवार थे। तो वो अपना प्रयोजन और साथ में अपने परिवार में जो भी नई वृद्धि है, अगर कोई बच्चा है, कोई मामा है, या किसी की मृत्यु हो गई है, तो वो उस जानकारी को वहां लिखवा देता था। तो इस तरह ये डेटा फीडिंग चलती थी जी। अब इसमें कुछ और चीज ऐसी थी जो इसमें ये इसके जो आपने भी ये कहा कि और इसको इसमें क्या है, और जी जी, तो इसमें एक चीज और भी है कि जो लोग आते थे यहाँ पर, वो जैसे किसी को बच्चा नहीं है तो अच्छा, गोद का भी लिखवाते थे। ये देखो सामने आ गया आपके, जुगल किशोर को गोद, हाँ हाँ है ना जी जी, ये गोद कर लिया उन्होंने। तो ये आए यहाँ पर, उन्होंने लिखवा दिया इस व्यक्ति ने कि मैंने उसको गोद लिया। ठीक है। अब उसने गोदनामा लिखा नहीं, उस कंडीशन में उसकी वो एक्सपायर कर गया वो। अच्छा, पीछे क्या होगा कि परिवार में झगड़ा होगा। ठीक है। इसका जो महत्व वाली बात है थोड़ी उस हिसाब से गवाही है जी जी। अच्छा। लीगल डॉक्यूमेंट है ये कोर्ट में भी बिल्कुल प्रूव्ड है ये। ऐसे कुछ मामले रहे हैं। हाँ, इस तरह के लोढ़ा फैमिली है, अजमेर के लोढ़ा है, रंजीत मल लोढ़ा जी इस समय भी है। और गरीब नवाज के जो जहाँ पर है ना ये अजमेर दरगाह है जी, उस दरगाह के पास में एक लोढ़ों की हवेली है। अच्छा, उन परिवारों का भी डिस्प्यूट रहा पहले, तो वो रहा है ब्रिटिश टाइम में। ठीक है। उस टाइम में कलकत्ता में होता था यहाँ पर उनका, मतलब उनका तो उनका हाई कोर्ट हो गया, हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो कलकत्ता में था उस समय। तो कलकत्ता में ये वही हमारी गई थी, उसमें अंकित है, उसमें नंबर वगैरह सब कोर्ट केस नंबर उसमें है अंकित। अच्छा। जी, तो उसमें गई थी और उनका जो है उसी बही के माध्यम से ही उनका बंटवारा हुआ। गंज में है उनकी प्रॉपर्टी, और ये लोढ़ो वाली हवेली वहाँ है, नए बाजार में है, उसमें दरगाह के पास में भी है। अच्छा, तो ऐसी इस तरह कई और प्रकरण है, बहुत सारे प्रकरण है, सैकड़ों प्रकरण है, हर जगह हर गदियों पे हर जगह सभी के जो पास है। साल में कई प्रकरण आते हैं कि किसी का गोद का झगड़ा चल रहा है, किसी का भाई बंटवारा चल रहा है। तो ये संपत्ति बंटवारे के लिए भी महत्व है इस बही का, जिसको कोर्ट मानता है। कोर्ट का मानने का कारण इसमें ये भी है ना कि एक तो आदमी अपने आप आता है, अपने हस्तलिखित अपने द्वारा लिखाया जाता है उसका कि सिग्नेचर ये हमने लिखा और उसके नीचे उसने उसको देख के उसको सिग्नेचर किए, ये उसका हो गया, एविडेंस हो गया इस तरह का। उसके साथ जो आएंगे, उसके भाई आएंगे, परिवार के कोई आएंगे, तो उनके साथ के इनके सिग्नेचर रहेंगे। तो साल दर साल चलता है। दूसरी बात ये कि इसमें इसका कोर्ट का जो कारण एक और है भी मान्यता का, कि इसमें हमारे जैसे घर में 3 लोग हैं, अभी मैं बैठा हूँ, मैंने उनका नाम लिख दिया, फिर दूसरे आएंगे, कोई दूसरे आए तो उनके पास उन्होंने लिख दिया, हमारे जो मुनीम हमारे लोग होते हैं, फिर उन्होंने लिख दिया किसी ने। अलग अलग आदमी अलग अलग लिख रहा है, इसमें हम एडिट नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, बही की परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एडिट नहीं होता है। कोई 50 साल बाद आके कहने लगे ये नाम तो गलत लिखा हुआ है जी, तो हम एडिट नहीं कर सकते, उसको मना कर देंगे हम। बिल्कुल। मैंने कहा भैया ये, उसने कहा मेरा नाम तो कन्हैया लाल है और ये तो छोटू लिख रखा है इसमें। और अगर ऐसी गलती हो गई तो? नहीं, गलती तो अब ऐसा है जी, पहले आपको पता ही पुराने टाइम के उसमें जैसे बच्चों के नाम छोटू, मोटू, कालू, पप्पू, टीटू, नीटू लिखते थे पहले।
तो अब वो आगे यहाँ पर आधार को सही करने के लिए करने लगे, मेरा नाम तो ये था, ये सही कर दो उसमें, ये कर दो आप नाम, या प्रॉपर्टी पे कहीं नाम आ रहा हो, किसी जगह तहसील वहसील में कहीं नाम आ रहा हो, उसको सही कराने के लिए हमारे से कह रहा कि इसको एडिट कर दो आप, कि हम नहीं करेंगे एडिट, चाहे वो 1 करोड़ भी दे देगा, हमें 10 करोड़ भी दे देगा, हम नहीं करेंगे उससे। हम उसमें कहेंगे भाई ये 420 का मामला है, इससे हम नहीं करते, ये कोर्ट के द्वारा अप्रूव है, इसमें कमीशन आता है, कई बार देखना पड़ता है, तो इसलिए इसके लिए वही की मान्यता तो ये है जी। तो कभी ऐसा भी रहा है, जैसे भारत सरकार जनसंख्या कराती है, तो कभी ऐसा भी रहा है कि इन रिकॉर्ड्स का उपयोग उस हेतु भी किया गया है? नहीं, आज तक मेरी जानकारी में नहीं किया गया। जनसंख्या तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं व्यक्तिगत के अलावा, एक तो आपने कोर्ट का उदाहरण दिया, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उपयोगी इस रिकॉर्ड केस में? जी नहीं, हमारे हरिद्वार के अलावा नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये जो रिकॉर्ड्स हैं, एक तो संपत्ति का जी, मामला जी। हो गया, या एक दूसरा है कि हमारे यहाँ पर जैसे शादी विवाह में जो है ना पीढ़ियों का नाम लेते हैं, हाँ, कि भाई आपकी पीढ़ी कितनी है, आप नाम बताओ पीढ़ी करके। कई बार कंपटीशन हो जाता है कि मेरे पास, मुझे तो 10 पीढ़ी याद है, उसने कहा मेरे पास 8 पीढ़ी याद है, तो उसको कंपटीशन को लेकर भी वहाँ भी शादी विवाहों में ये होता है कि उसमें पीढ़ियों का नाम नहीं याद रहता, तो यहाँ से नाम लिखते हैं वो। अच्छा, हाँ। और इसके अलावा भी है, पीढ़ियों के अलावा भी ये बात भी ये है कि इसमें जैसे ये हमारी वंश परंपरा रही है वाली, है ना, लिखने वाली परंपरा भी है, तो मैं बताना चाह रहा था, कई बार किसी की पत्नियों का भी इसमें होता है कि जैसे 2 पत्नी रही, 3 पत्नी, अच्छा, तो उसके बच्चे भी रहते हैं कई बार कि 2 पत्नियों के बच्चे हैं, तो एक पत्नी का बच्चा है तो दूसरी पत्नी उसकी माता का कौन। अब तो हम कुछ 30, 35, 40 सालों से जो है उसकी पूरी डिटेल लिखते हैं, माता का नाम भी लिखते हैं और उसकी स्वर्गवास तारीख भी लिखते हैं, तो 40-45 सालों से लिखने लगे हैं। पहले नहीं लिखते थे, पहले जैसे आया है, जिस वर्ष आया है, उस जिस समय आया है, तो उस समय का ही हम डिटेल लिखते थे कि ये आया है और फूल उन्होंने अस्थि प्रवाह किया। तो अब ये तो पूरा विश्वास की बात है। अब अगर 2 भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हो और एक भाई आके कुछ और जानकारी लिखा गया और दूसरा कुछ और लिखा गया, तो नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं हमारे इसमें, मेरी जानकारी में। कारण क्या होता है कि हम जब नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं, हम आपके द्वारा एडिट नहीं कराएंगे, आप जैसे बोलेंगे वो मैं उसको नहीं लिखूंगा, आप लिखते, मैं खुद लिखूंगा। मुझे पता है कि मेरे परिवार ने, मेरे जो मुझे पूर्वजों ने जो मुझे लिखने की जो शैली दे रखी है, केवल मैं वही लिखूंगा। हाँ, इस शैली की भी बड़ी चर्चा है क्योंकि ये बहुत हिंदी है। हाँ जी, पर मैं इसे नहीं समझ पा रहा। प्रचलित हिंदी है, जो इस क्षेत्र की प्रचलित हिंदी है, लिखने का जो वो है वही है। अब तो थोड़ा शुद्धिकरण हो गया और उसको हिंदी को सही लिख रहे हैं, जैसे सब अब तो पढ़ भी सकते हैं। जी जी। अब ये जैसे है, अब इसको आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल। हाँ, खेड़ा जयपुर में राजीव विद्यानगर, हाँ, नया खेड़ा विद्याधर नगर, ये पढ़ सकते हैं आप। अब क्योंकि उसको और थोड़ा सा जो फिर भी एक, अच्छा, तो जो और वही और शहरों में भी बनाई जा रही है जी, क्योंकि आपने कहा पहले पुरोहित शहरों में जाकर धर्म प्रचार करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे कि आप हरिद्वार आइए, गांव में गए, शहर में। तो अब जो दूसरे शहर में भी लोग हैं वो भी सेम इसी तरह कार्य है, और भी धार्मिक शहरों में भारत के। हाँ, पुरी है, जगन द्वारका जी है। तो अब मान लीजिए मैं हरिद्वार आया और मैं पुरी भी गया जी, तो क्या मैं दोनों जगह अपनी बही रख सकता हूँ? नहीं, बही तो जैसे मैं पुरोहित हूँ यहाँ का हरिद्वार का जी, मुझे केवल यहीं का अधिकार है हरिद्वार में पुरोहिताई करने का। बाहर का पुरोहित आके यहाँ पर पुरोहिताई नहीं कर सकता, पहली बात जी, सबसे पहली बात है, क्योंकि हमारी सभाएं बनी हुई हैं हर जगह, हर क्षेत्र की सभाएं। मथुरा है, मथुरा में अलग सभा बनी हुई है, द्वारका है, द्वारका में अलग उनकी अलग संस्था है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में अलग है, जगन्नाथपुरी है, फिर आपके इलाहाबाद है, प्रयागराज, वहाँ की अलग संस्था बनी हुई पुरोहितों की। हर जगह हर क्षेत्र के पुरोहितों की अलग संस्थाएं हैं। अच्छा। उनकी जो है इनकी अपने को बने हुए हैं, वहाँ पर नियम बना रखे हैं, क्लैश ना हो, जिससे और जानकारी भी रहे, और क्षेत्र का आगे यहाँ पर पुरोहित नहीं बन सकता। तो अब इस परंपरा के समक्ष चुनौती क्या है आज? इसमें जो मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि कुछ तो परिवारों की गलतियां हैं जी, जो आधुनिकता की जो होड़ है उसमें कुछ परिवारों, कुछ परसेंट, मतलब मैं 30% 40% मानता हूँ कि अभी तक तो 30-40% का ही वो है कि जो लोग यहाँ की पुरोहिताई को नहीं जानते हैं कि क्या है ये पुरोहित कौन है। वो घाट पे चलने फिरने वाले को, धोती कुर्ता पहनने वाले को
हर किसी को पुरोहित मानते हैं, लेकिन पुरोहित वो नहीं है। पुरोहित वो है जो आपकी परंपरा को जो संजोए है। पुरोहित जो वो है जिन्होंने आपके पूर्वजों की सेवा की है, और आज भी वो उनकी वही वो है कि हम जो भी आएगा, जो कोई चाहे कोई जितना परिवार से कितना संपन्न हो या जितना गरीब हो, हमारे लिए बराबर रहता है। वो पुरोहित की नजर में यजमान बराबर है। और जो वैसे इधर उधर घाट पे इधर उधर कोई फिरते हैं लोग, बाहर से आ गए कोई पूजा वूजा कराने के लिए, और उनको देख के लोग जो है अपने दिमाग में वही कल्पना करके बैठ जाते हैं कि यार वो तो ऐसे वही है, तो ऐसे ही फिर रहे हैं, तो ऐसे मांग रहे हैं। उनका जो ध्येय है उनका तो पैसा कमाना है। जो इधर उधर फिर रहे हैं, घाट पे फिर रहे हैं, बाहर से इधर उधर से काफी कई प्रदेशों के लोग आ गए यहाँ पर। लेकिन जो मूलतः जो मूल पुरोहित है, उन मूल पुरोहितों के पास में आज भी जो है जो यजमान आ रहे हैं, वो यजमान अगर आने वाले हैं ना, वो बिल्कुल यजमान अपने परिवार की तरह मानते हैं पुरोहित को। और जो इस परंपरा से थोड़ा हट गए हैं और उनको थोड़ा इधर उधर से कहीं से गाइड होता है कि भाई हाँ अपने पुरोहित के यहाँ जाओ। मेरे पास कई लोग आते हैं, कई अमेरिका वगैरह से भी बच्चे आए गई, जो मेरे यजमान थे, वो कह लगे हम तो 70 साल हो गए, हमें पता ही नहीं, हमारे दादाजी चले गए थे अमेरिका और वो तो हम जानते ही नहीं। उसके दादाजी ने कहा हरिद्वार में कोई पुरोहित है हमारे पास, लेकिन उसके लिए आप जोधपुर जाना पड़ेगा। फिर वो जोधपुर से उन्होंने नंबर लिया किसी को रिश्तेदार वगैरह से, फिर वो यहाँ आए, फिर एड्रेस लिया, फिर देखा, बड़ा चकित है, उनके बच्चे भी देख रहे हैं। जिज्ञासा भी है जी, ऐसा भी है नहीं है कि मतलब बच्चे विमुख हो रहे हो, ऐसे नहीं परंपरा से। इसमें जिज्ञासु भी है बच्चे, जो नए बच्चे हैं वो जिज्ञासु भी है कि हमारी परंपरा क्या रही है, कहाँ हमारे पुरोहित थे, कौन दादाजी थे, दादाजी के तो बही ले जाते थे कभी पुराने कभी टाइम में, कभी कि भाई परिवार को सुनाने के लिए। लेकिन अब तो इतने लोग आते हैं, फिर उसके लिए बही चाहिए। और दूसरा परिवारों की भी सीमित संख्या हो गई है, उसको देखते हुए है कि भाई फिर यहीं रहना पड़ता है, लोगों का आना जाना ज्यादा हो गया, तो उस कारण से हम जाते ही नहीं कहीं। संस्थाएं हैं वो अपना रसीद के माध्यम से अपने सदस्यों को करने के लिए वो अपने प्रचार करती है, और अधिकतर संस्थाएं पुरोहितों के विरुद्ध है। अच्छा, अब मैं आपको एक नहीं हुआ है यहाँ संस्थाएं, जिन संस्थाओं का जो जन्म अभी 40 साल 45 साल 50 साल से हुआ है, वो संस्थाएं पुरोहितों के विरुद्ध बात करती हैं। यहाँ पर वो कहते हैं जी पुरोहित तो लूट लेंगे जी आपको। उनकी पिक्चर दूसरी वो जो घाट पे जो दिखा देते हैं पिक्चर इधर उधर की, जो किसी दिखा दिया पिक्चर वगैरह उसका, और वो चित्रण दिखा गए और लोगों को डराते हैं कि भाई आप वहाँ मत जाना, ऐसे लूट लेंगे आपको, खसोट लेंगे, ये कर लेंगे। तो हमारी पिक्चर भी जो उसका मतलब हमें वो बुरा दिखाने के लिए वो प्रचार करने लगी है संस्था, जिसका जो है हम पुरोहित, हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था श्री गंगा सभा है, वो उसने कई बार इस बात पे उसका विरोध भी किया है। कई बार आगे सोशल साइट पे भी कहा कि भाई जो पुरोहितों का क्या महत्व है, या पुरोहितों के पास आओ अपने से। हम लोग भी, कई चैनल वाले भी आते हैं, कहीं और भी वो आते हैं, तो हम भी यही कहते हैं कि भाई अपने पुरोहित परिवार के पास जाओ, अपने जहाँ पुरोहित उस परिवार के पास जाओ। कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक टाइम का एक खाने का की रोटी नहीं होती, एक टाइम का। आज भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो डेली उनके पास बहियां हैं, वो बहियां ऐसी हैं कि वो बंद की बंद हैं, भैया खुलती नहीं है उनकी, क्योंकि परिवार नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका भी तो ध्यान करना चाहिए ना। अच्छा, सरकारों से भी कई बार ये होता है कि भाई सरकार कितना आपको दे देगी, ये भी देखते ना। पुरोहितों को जो है इस समय जो ये है कि जो इस तरह के पुरोहित हैं, हम तो मध्यम उसमें आते हैं, कोई बड़े जिनके पास 400-500 भैया हैं, ऐसे भी परिवार हैं, उनका भी ठीक है, अपना आमदनी का ठीक जरिया है, हम भी चला लेते हैं, कुछ परिवार चल जाता है थोड़ा सा। लेकिन जो गरीब परिवार है उनके लिए समस्या हो गई, उनके लिए इस समय जो आप कह रहे हैं ना, ये हिंदू धर्म का ना एक बहुत गंभीर पक्ष है कि हम प्रलोभनों में, हम प्रचलन में, और हम बहुत सारे ऐसे ट्रेंडिंग चीजों में फंस जाते हैं कि जो असली ज्ञान है उस तक नहीं पहुंच पाते। और ये हिंदू धर्म का एक छोटा सा पक्ष है जहां वंशावली, एक पुरोहित परंपरा आपकी वंशावली को पिछले कई सौ सालों से संरक्षित करके केवल इस उद्देश्य से है कि लोगों को पता रहे कि उनके रूट्स क्या हैं, उनके पूर्वज कौन हैं। और पूर्वजों को जानने की जिज्ञासा मेरा मानना है हर व्यक्ति में होती है, चाहे वो सबल हो, निर्बल हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो। तो ये अनुरोध भी है
कि अगर आप में इसको लेकर जरा भी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता है, तो इस बात को समझें कि अगर कुछ संस्थाओं का निर्माण हुआ है, कुछ पदों का निर्माण हुआ है, कुछ जिम्मेदारियों को किसी समाज को दिया गया है, खासकर पुरोहित समाज को, तो हमें उसे सपोर्ट कैसे करना है। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जब भी आप हरिद्वार जाएं, पुरी जाएं, काशी जाएं, प्रयागराज जाएं, और खासकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अनुरोध करूंगा कि वो इस परंपरा को आगे लाएं। आप दिन भर में इतनी रील्स बना लेते हैं अपने ट्रैवल टूरिज्म पे, लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना है कि हमारी जो संस्कृति के मूल अंग हैं और जिसमें बही और पुरोहित समाज का एक रोल है, तो मेरा तो ये सविनय निवेदन है कि देश के सभी खासकर इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कि इस परंपरा को सामने लाएं। आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कुछ चीजें बचाने की। और आप अगर अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, चाहे आप अमेरिका रह रहे हो, लंदन रह रहे हो या मुंबई रह रहे हो, आप अपने पूर्वजों के बारे में अगर सच में कुछ जानना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना शुरू करें। तो अब मैं एक चीज और पे आऊंगा कि आखिर ये इसका अब ये कागज है जी, ये खत्म हो जाएगा, ये स्याही है, ये मिट जाएगी, अब इसका संरक्षण कैसे होता है? ये जैसे ये कागज आप देख रहे हैं अभी तो ये बना हुआ है, लेकिन इसके बाद ये दूसरा कागज है, ये वाले ये कागज है पुराने, पुराने हो रहे हैं, बहुत पुराने। तो जो सिग्नेचर वाले होंगे इनको तो हम एज इट इज रखते हैं, उनको उस कागज के ऊपर दूसरे कागज ये कितना पुराना होगा, ये भी देखो उसके ऊपर हमने दूसरे कागज के ऊपर ये सिग्नेचर को हमने लगा रखा है। अच्छा, चिपकाया हुआ ये दूसरे कागज पे हमने ये सिग्नेचर है, ये मोहर लगी हुई है कभी उस टाइम की। ये आपकी मोहर है या नहीं, जो यजमान की जो फारसी वारसी उन्हीं के सिग्नेचर है। एक कागज केवल आपको दिखाना चाहूंगा जो कम से कम 100 साल पुराना होगा, कम से कम। और इसको संरक्षित करने का तरीका देखिए कि ये कागज बीच से इस तरह जर्जर हो रहा था, तो एक कागज को चिपकाया गया और फारसी भाषा, तब मेरे दादाजी खुद फारसी बोलते थे, लिखते थे, तो वो यहाँ पे फारसी भाषा में और उनकी मोहर तक लगी हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इतनी बड़ी निधि है, इतना बड़ा ट्रेजर है जिससे हम सभी अनजान हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसी चीजों पे कार्य करें। जी, तो हाँ आप जी। तो इस कागज को फिर उसके बाद हम ये आपके सामने आ गई जी। इसके बाद जो उसकी डिटेल हो, जो आने की डिटेल है, उसके लिए जो अगर डिटेल खराब हो रही है तो उसके लिए हम नए कागज बीच में बाइंडिंग में डालते हैं। अच्छा, जैसे ये बाइंडिंग यहाँ खत्म होती है, स्टार्टिंग जैसे स्टार्टिंग हुई है, ये आपको नया दिखाऊंगा। अच्छा, ये पुराने कागजों के बीच आपने फिर नया कागज जोड़ा। 1640 1640 संवत है, ये 1640 संवत का ये लिखा हुआ कागज है, और इसमें 78 साल माइनस कर दें, 57 साल शक संवत के अनुसार माइनस कर दें, तो यानी एक तरह से ये 1500 कुछ का है। जी। 1500 आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, आज से 1583 है। 1583 में इस कागज को लिखा गया है। आप कल्पना करिए इस ज्ञान और इस समर्पण भाव को जो पुरोहित समाज ने यहाँ किया हुआ है। और इसके बाद फिर ये जो है ना कागज हम डाल देते हैं, ऐसे कुछ जैसे कागज खराब हो रहे हैं तो ये कागज बाइंडिंग में डाल दिया हमने बीच में। तो जैसे ये खराब होगा तो इसको हम इसमें उतार देंगे, ये वाला जैसे ये खराब हुआ है तो ये जैसे फट गया या कागज वैसे गल गया तो उसको हम इसमें उतार कर लेंगे, इसमें यहाँ पर एक नया कागज बीच में लगा के उसके ऊपर उतार लेते हैं। जी। तो जब ये बिल्कुल जर्जर हो जाता है तो आप पूरा कॉपी करते हैं नए पे? जी, जो हमारी डिटेल है वही कॉपी होती है, लेकिन जो सिग्नेचर है यजमान की जैसे सिग्नेचर दिखाया ना आपको, ये वाले ये हिंदी मुंडी है ना, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसको हम एज इट इज इसको जो है कटिंग करके यहाँ से और उसको अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है जी, तो फोटो स्टेट करा लेना या कंप्यूटर पे फाइल बनवा लेना क्यों नहीं? वो कुछ प्रयास पुरोहित कर रहे हैं अभी, तो कुछ प्रयास हो भी रहे हैं। और हम सोच भी रहा, मेरे पास अभी एक यजमान आए थे, वो कह रहे कि हम स्कैनिंग का हम कर देंगे। बिल्कुल, स्कैनिंग करके इसकी आप एडिटिंग कर लें, लेकिन कारण क्या, फिर उसके पीछे वही वाली बात है, मेन बात है परंपरा और रिकॉर्ड की। जो पांडुलिपि हमारे पास है इस समय, वो कंप्यूटर में जो है जाने के बाद चोरी हो सकती है या वो खत्म हो जाता है डाटा, कई बार डिलीट हो जाता है कई बार, तो फिर क्या रहेगा बाद में। पर विदेशों में ऐसी प्रैक्टिसेस अब शुरू हो गई हैं कि फैमिली ट्री जी, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां आप जाके फैमिली ट्री अपनी देख सकते हैं, और एडिट की सुविधा नहीं है वहां पे।
आप तभी एडिट कर सकते हैं जब आपका परिवार के बारे में जानकारी हो। जी। तो अगर ये स्कैन हो जाए, अगर ये किसी तरह, और मैं तो अनुरोध करूंगा कि अगर इस साक्षात्कार को कुछ लोग गंभीरता से देख रहे हैं तो इन चीजों के आधुनिकीकरण पे कार्य करने की जरूरत है। तो हमें आज हरिद्वार में 2500 पुरोहित परिवार इस कार्य को कर रहे हैं और भी शहरों में कर रहे हैं। आप अपने आसपास पता करके किसी भी तरह इसको संरक्षित करिए। तो जब ये एकदम जर्जर हो जाती है तो आप पूरा डेटा कॉपी कर लेते हैं जी। नए पे, हाँ, नए वाले कागज, और इसे गंगा जी में या जो भी हाँ वो तो उसका रख लेते हैं, वो खत्म हो जाता है अपने आप, कागज पे गल जाता है वो फिर। हाँ, ये भी बात। हाँ। और अच्छा, अब इस पे आपने लिख दिया पेन से, तो अब ये सूखे ना, नमी ना लगे, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए तो ये है कि हम ये मई जून की जो धूप तेज होती है जी, मई और जून में, तो उसको हम धूप में दिखाते हैं बाहर। आज सारी बहियों को, हाँ जी, उसको हमने ये बाहर डाल देते हैं, उसको धूप में डालते हैं, सभी बहियों को ले जाते हैं और उनको खोलते ही रहते हैं। जैसे बैठे ना कि एक आदमी को लगा दिया, अच्छा, वो खोलता रहेगा, उस पर धूप लगी, थोड़ी देर ऐसे कर दिया, इतने पन्नों में गर्म हो गई, इसमें फिर ऐसे डाल दिया, ऐसे डाल। इससे क्या होता है? धूप से उसकी जो कीड़े वीड़े जो भी होंगे, बारीक जो होगा, जो कीड़ा होता है वो मर जाता है वो। अच्छा। हाँ, इसमें कोई दवाई वगैरह कोई हमने कोई आज तक लगाई नहीं, कोई यूज नहीं की इसमें। और अलमारी है, अलमारी के अंदर वो ये आजकल नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, वो साइड में रख देते हैं कई बार एक आदमी, तो उससे ये है कि कोई और ये जो कागज है, ये क्या मतलब, ये कुछ अलग कागज है? जी, ये कागज अलग होता है जी। अच्छा। इसका तो अलग वो आता है, रिम आता है इसका। हाँ। और ये स्टार पेपर मिल वाले हैं, यहाँ पर बनाते थे, एक आंध्रा मिल थी बनाती थी। अच्छा। अब आंध्रा मिल बंद हो गई। मद्रास से आता है, इसमें कागज आता है, स्पेशल कागज आता है। इसके 488 पेज आते हैं इसमें, एक रिम में। फिर इस बही का जो ये कागज है जी, उस जो पेपर की जो उसकी लंबाई चौड़ाई है, उसमें से हम उसको करते हैं। किसी जैसे 6 आएंगे इसमें से, मेरे यहाँ ये वाले इसमें से 6 आएंगे। अच्छा। एक कागज के। हाँ। तो 6 कागज होंगे इसमें, जो कटिंग होगी इसकी। एक लंबा आता है, उसमें 6 काटते हैं। जी। फिर उसमें कटिंग होती है, कटिंग कराते हैं हम। हाँ। और उसके बाद फिर बाइंडिंग होती है, मोटा लोहे का सुआ बनाते हैं जी, और अपने आप करते हैं, यहाँ खुद करते हैं जी। ये बाइंडिंग होती है। बाइंडिंग करने का भी तरीका अलग होता है, जिससे कि बाइंडिंग खुले ना। जैसे कई बार हम ऐसे डाल दिया, किसी ने ऐसे कर दिया, धक्का दे दिया, किसी उठा कर रख दिया, तो ये वैसी बाइंडिंग होगी तो खुल जाएगी। तो इसकी बाइंडिंग यही चलेगी। और ये भी डोरी होती है, स्पेशल डोरी होती है। इसमें 9 धागे होते हैं अंदर। ये 9 धागे जी। और ये किससे बनती है डोरी? ये डोरी सूत से बनती है। अच्छा। हाँ, तो जैसे ये है। हाँ जी। अच्छा, सूत से ये खुद ही बनाते हैं या नहीं, ये बाजार से, अब तो बाजार पहले बनाते थे, कभी बुजुर्ग बनाते होंगे कभी पहले, लेकिन अब तो ये बाजार में मिलती है। इसका गोला मिलता है इसका। अच्छा। और इस तरह कागज का मिलता है। फिर बाइंडिंग ऐसे ये जिल्द बनती है इसकी। पहले कभी हमारे इसमें जो है लेदर वाली भी पड़ी है इसमें, और लेदर वाली जिल्द बनती है। तो अब ये बनने लगी है, जैसे अब थोड़ा सा हो गया। अच्छा। तो अब कपड़े की बनने की जो मोटे वाला जो तिरपाल टाइप का। पेज की कोई संख्या सीमित है? जैसे अब मैं मान के चलो इसमें 1000 पेज होंगे, तो ऐसा कुछ है कि कितनी भी मोटी हो सकती है? जी। इसमें क्या होता है, इसमें इस बही को हम तभी डिवाइड करेंगे कास्ट वाइज। इसमें जैसे ये अलग अलग करके 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा। ये 7 वो है इसमें कास्ट, सब कास्ट है। अच्छा। जैसे महेश्वरी में अलग अलग कास्ट है। तो इसकी 6, हाँ, ये 6 कास्ट है एक बही में। 6 जी, सब कास्ट। हाँ। महेश्वरी की। तो इसमें क्या होगा कि अगर एक जैसे ये वाला चांडक है, हाँ, तो चांडक जैसे मोटा हो गया, इससे फिर मोटा हो गया। हम देख रहे हैं कि वही अब ऐसी होगी कि इससे ये इतनी मोटी हो गई है। हाँ, ये बड़ी हो गई। और ये बांधने में जो है समस्या होगी इसकी। हाँ। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये हाँ। जी, ये अब मोटी हो गई काफी। जैसे चांडक समाज का अगर ये है तो इतना हो गया ये। हाँ, ये वही पन्ने नए पढ़ने पड़ते हैं ना नीचे। हाँ, आगे के 10 साल 15 साल के लिए हम डालते हैं। जी। तो 10 साल 15 साल के करने के बाद क्या हो गई, इतनी बड़ी हुई। अब इस बही से ये बड़ी हो मैक्सिमम हो गई है। हाँ, मैक्सिमम है। हाँ, अब इसको खोलने बंद करने में, रखने में समस्या होती है। तो इसको हम इसके अंदर से निकालेंगे, 2 कास्ट अलग कर देंगे, इसको बही बना देंगे दूसरी। अच्छा, ये हमारी अलग बन जाती है। ये बही कभी एक रही होगी हमारे यहाँ पर। हाँ। तो फिर हमने इसको 2 कर दिया, क्योंकि इसमें पेज भी हो गए, ज्यादा लोग, परिवार ज्यादा आ गए। अच्छा। उस कारण से हमें बही को 2 करना पड़ा फिर इस तरह से। तो अब मेरा ये मानना है कि मतलब मेरे तो जितने सवाल थे तकरीबन मेरे ख्याल से मैंने पूछ लिए हैं। जी। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी जानकारी आपको लगती हो कि जो दी जानी चाहिए। मेरा इसमें तो यही है कि जो भी लोग हैं किसी प्रदेश के, किसी उसके,
और हिंदू सनातन परंपरा को मेन मानने वाले, उनको अपने अपने जो है तीर्थों पे जाके जब भी तीर्थ जाए तो पहली बात तो तीर्थ की दृष्टि से जाए जी। पहली बात, जब आप तीर्थ की दृष्टि से जाएंगे तो अपनी संस्कृति को जानने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी कि मैं तीर्थ पे आया हूँ तो कोई तीर्थ पे हमारे परिवार का था या हमारे जानकार है कोई, तो जानकार या रिश्तेदारी, तो रिश्तेदार तो ये है कि अब तो चलो अगर रहने लगेगा कोई सर्विस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लेकिन वैसे कौन हमारे परिवार को जानता है, तो इसकी एक जिज्ञासा बढ़ेगी और इससे उत्सुकता बढ़ेगी बच्चों के अंदर भी कि जब हमारे यहाँ से यहाँ रिकॉर्ड मिलेगा तो उससे थोड़ा सा और बच्चों के अंदर भी आ गई कि हमारे परिवार का लिखा हुआ, मैं आया था फला सन में, फला ये हुआ। तो एक तरह कई बार ये हो जाता है कि कोई क्राइम हो गया, बहुत बड़ी बात ये भी है आज के टाइम में, जैसे कोई जोधपुर में या जयपुर में कहीं बैठा है और वहाँ कोई क्राइम हो गया, किसी ने किसी का नाम लिखा दिया, वो भी एविडेंस केस पे कह रहा हूँ, तो वो यहाँ बंदा यहाँ आया स्नान करने, यहाँ पर है वो, और उसका नाम लिखा दिया क्राइम में कि आज इसने जो है यहाँ पर मेरे साथ मारपीट करी या मेरे साथ ये करा। अच्छा, तो वो बंदा यहाँ है, तो उसका ये जो रिकॉर्ड रहेगा मेरा कि परिवार आया, ये भी एक एविडेंस के तौर पे उसके लिए काम करेगा। दूसरा ये है कि मैं जब ये भी कहना चाह रहा था कि जो भी कोई लोग आए अपने तीर्थ की दृष्टि से आए जी, कहीं भी जाए तीर्थ पे तो तीर्थ की दृष्टि से जाए। घूमने फिरने के स्थान बहुत हैं, ये पर्यटन का स्थान तो है नहीं, ये तो तीर्थ है, तीर्थाटन करने के लिए है पहली बात यहाँ। और तीर्थाटन पे जब आए तो तीर्थ की जो मर्यादा है, संस्कृति को जो है संरक्षण करने वाले जो अपने लोग पुरोहित हैं, उनसे जरूर मिले आप, मेरा तो सबसे निवेदन है। बिल्कुल। तो अब एक और समस्या है ना, आज के युवा को वो कैसे ढूंढे? नहीं, हर तीर्थ पे जो पुरोहितों के पास में जो है, जैसे संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ संस्था है, हाँ, लेकिन संस्था के अलावा भी जैसे अपने परिवारों में, अपने खानदानों में जो है अपने जान सकते हैं कि भाई हमारे लोग, हमारे द्वार में हमारी फला जाति का कौन सा है, फला हमारे गांव का कौन सा है, तो ये लोग फोन आते रहते हैं सबके पास, मेरे भी पास आते हैं, कई लोग औरों के पास आते हैं कि ये कास्ट का कौन है भाई, ये हमारे, जैसे आपने मेरे से पूछा गोरखपुर का कौन है, अभी पूछ रहे थे आप जी, तो मैं बता दूंगा कि भाई गोरखपुर का फला है, मैं बता दूंगा अभी देखे, तो पूछ के बताऊंगा, मैं किसी को फोन करूंगा, हमारा ग्रुप बना हुआ है तो हम उसको करके हम उस ग्रुप में डाल देंगे। अब तो व्हाट्सएप आ गया, बहुत एडवांस हो गया, पहले तो कभी याद रखते थे कि भाई फला राजस्थान वो देख रहा है, या उसके यहाँ पर यूपी है, उसके यहाँ पर एमपी है, उसके यहाँ महाराष्ट्र है, ऐसे करके पंडा होते थे। नेपाली पंडा है, जैसे हमारे यहाँ पर नेपाली विशेष करके नेपाली पंडा है, कुमाऊं का पंडा है, गढ़वाल का पंडा है, जौनसार का पंडा है, मतलब राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब, फिर अलग सिंध का पंडा है, ऐसे करके हमारी एक प्रचलन था। फिर उनके परिवार बड़े हो गए, बड़े परिवार हो गए तो उनके यहाँ सबके गांव भी बढ़ गए, जातियां बढ़ गई, तो उस हिसाब से संख्या बढ़ती गई होगी। आज के उसमें यही है कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब हम क्या उनको क्या कहें और उनसे क्या अपेक्षा है। अपेक्षा ये है कि हमें कोई हमारे से, ये तो है नहीं कोई हमारा उस परिवार से कोई हमारा लालच है। हमारा लालच ये है कि जो उस परिवार के पुराने बुजुर्ग हैं, अध्यात्म की दृष्टि से बोलूं कि जो पुराने बुजुर्ग अपने हाथ से साक्षात सिग्नेचर करके चले गए, हम ये मानते हैं, ऐसी सनातन परंपरा है कि वो बुजुर्ग जो है जब तीर्थ पे कोई बच्चा आएगा तो अपेक्षा करता है कि शायद मेरे पास आए, मेरा नाम देखे वो, मतलब मैं आप उसको आपको धर्म की दृष्टि, आपको सनातन संस्कृति में ले जाना चाह रहा हूँ कि ये जो पूर्वज आया ना आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले, तो ये कहेगा कि जब कोई व्यक्ति आया है कि यार ये अदृश्य है, सब हम जब मानते हैं अपनी मान्यताओं को, तो वो कहेगा कि मेरा कोई बच्चा या मेरी परिवार को आया, वो मुझे देखेगा या मेरे इस बात से मतलब मुझे ये प्रेरणा मिल रही है कि मैं अपने परिवार के परदादा का जाकर सच में सिग्नेचर देखूं जी, कि वो लिखते कैसा थे जी, उनका नाम क्या था, क्योंकि मैं अपने दादा परदादा तक जानता हूं पर उसके पहले का नहीं जानता जी। तो ये तो युवाओं के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप अपनी फैमिली ट्री को ढूंढ ही रहे हैं तो आपकी फैमिली ट्री तो कहीं मौजूद है, केवल आपको किसी शहर के पुरोहित समाज तक पहुंचना है और एक पुरोहित समाज तक पहुंच के आप पूरे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। आप पुरी चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, मथुरा चले जाइए, काशी चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, यहाँ जाकर भी इन शहरों में आप जाते ही रहते हैं। आजकल तो हम रील्स बनाने और वीडियो बनाने, ट्रैवल, स्पिरिचुअल टूरिज्म इस लेवल पे हो रहा है, तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये बात अगर आप दुनिया के सामने लाएंगे तो ये एक ऐसी परंपरा है जो कहा जा रहा है कि त्रेता युग से भगवान राम ने शुरू की, जो आज तक जीवित है
और अगर आप माइथोलॉजिकली नहीं भी यकीन करना चाहते, फिर भी ये कागज प्रमाण है कि यहाँ 500 साल से लेकर 700 सालों तक का प्रमाण लिखा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हो सकता है सामान्य लग रहा हो, लेकिन अपने किसी पुरखे का, किसी पूर्वज का लिखा हुआ हस्ताक्षर देखना मुझे तो उत्साहित करता है। अच्छा, इसमें जो कई सारी आज के युग में बच्चे जो नए हो गए हैं, जैसे कायस्थ हैं जी, तो उनको पता नहीं, हम तो माथुर हैं जी, हमें पता नहीं कौन से माथुर है। अब वो आए हैं यहाँ पर, हम उन्हें कहते हैं आप कहाँ से आए हो? जोधपुर से आए हैं। तो कहाँ रहते थे? नयावास में रहते थे। अच्छा, तो हम कहे अपना आइडिया लगाएंगे। कई बार बहुत से को नहीं पता, नहीं परिवारों को पता, नहीं परिवार से मिलती है उनकी, तो अपने रिश्तेदारों से पूछेंगे, वो कहेंगे भाई हम तो भिवानी थे। तो हमारे पास जैसे भिवानी की भैया हैं, 2 भैया हैं, एक वही थी, उसको 2 कर दिया, जैसे बताया मैंने आपको। जी। तो उसमें से फिर हम निकालेंगे, छाटेंगे, अलग चैप्टर देखेंगे कि आप जोधपुर के थे, कहाँ के थे, नागौर के थे। तो उनको निकाल के उनका फैमिली दिखाएंगे सामने, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। कई बार होता है ऐसा। तो उनको, उनके परिवारों को भी बताना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारी पहचान क्या है। आश्चर्यजनक चीज है ही जी कि मैं आज से 500 साल पीछे अपने सामने लिखा देख रहा हूँ। जी। किसी भी परिवार का ये डेटा हो जी, पर ये मुझे उत्साहित भी करता है और मेरी रुचि बढ़ाता है कि कितनी समृद्ध परंपरा रही होगी ये। हमारे पूर्वजों ने तो बहुत ज्यादा इसको कितना काम किया होगा, कितना दिमाग लगाया होगा कि उन्होंने इसको अलग अलग करके डिवाइड किया, सिटी वाइज, गांव वाइज, जाति वाइज, कितनी मेहनत की आज। तो हम भी उनको प्रणाम करते हैं, अपने पूर्वजों को, कि उन्होंने इतना वो करा। नई पीढ़ी भी हमारी उसको देख रही है, ये भी है आज। अच्छा, आपकी जो पीढ़ी है आगे, आपके बेटे या जो भी, वो इन चीजों में रुचि लेते हैं? जी, बहुत। अब मैं बताता हूँ आपको। पहले कभी बीच में एक ऐसा काल आया था कि बच्चे पढ़ने, हमारे समाज के बच्चे थोड़ा पढ़ने लिखने में कम रहते थे। लेकिन आज के युग में बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, हमारे समाज के एडवोकेट हैं और बिजनेसमैन है बड़े बड़े। लेकिन आज भी वो जो है अपने काम, इस पुरोहिताई के प्रति गंभीर है। ये बात है। मतलब हम जो है अपना काम देखने के लिए, चाहे सुबह है, शाम है, किसी भी है, वो अपने गद्दी बोलते हैं इसको, हम जो हमारा ऑफिस होता है उसको गद्दी बोलते हैं। इन गद्दियों पे आते हैं, अपना वो देखते हैं। ये हमारी संपत्ति है। तो संपत्ति की देख रेख एक तरह से जैसे मकान हुआ, ऐसे हमारी संपत्तियां ये भैया हैं। हमारा जितना लेन देन होता है, जो बंटवारा होता है, वो सब भैया होते हैं। अच्छी भाई ये गांव है, इस जाति का इतने गांव हैं, इतनी जातियां हैं, हम कितने भाई हैं, तो उस हिसाब से उसमें डिवाइड हो जाता है। जी। तो हमने कोशिश की कि हिंदू धर्म के इस पक्ष को, जो कि लिखित है, उसको आपके सामने लाया जाए। और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको किसी भी तरह प्रेरित कर सकें कि आप इस निधि, इस खजाने, इस ट्रेजर की रक्षा करें। हरिद्वार बहुत दूर नहीं है, मथुरा बहुत दूर नहीं है, वृंदावन बहुत दूर नहीं है। तो अगली बार जब भी आप इन यात्राओं पे जाएं तो कोशिश करें कि उस शहर की जो निधि है, उस शहर का जो ज्ञान है, वो अपने साथ लेकर आए। आज के इस साक्षात्कार को करने का उद्देश्य केवल इतना था कि मैं आपको ये परिचय करा पाऊं, क्योंकि काफ़ी समय से मेरे मन में ये था कि ऐसी चीज़ों को सामने लाया जाए। मैं इस साक्षात्कार को देखने वालों के लिए, और अगर आप कमेंट करके गुरुदेव का नंबर चाहते हैं, अगर आपकी रुचि इसमें है कि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी बही कहाँ रखी हुई है, आपके पूर्वजों की जानकारी कहाँ लिखी हुई है, उनके हस्ताक्षर दिखते कैसे थे, तो आप कमेंट करिएगा। मैं आपको उनसे कनेक्ट करूंगा, जिससे कि आप अपने परिवार की हिस्ट्री जान पाएं और इस हिस्ट्री की एक फोटो खींच पाएं, जो हो सकता है कि आगे के 100-200 सालों तक आपके परिवार के साथ रहे। आपने इस साक्षात्कार को देखा, मैं गुरुजी का भी बहुत आभारी हूँ, उन्होंने समय दिया, और उम्मीद है कि मैं अपने प्रयास में सार्थक रहूँगा अगर आपने इसको देखने के बाद कोई भी कदम